हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमैडी शो। दोस्तों, आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शन होना था वो आज फाइनली पूरा हो गया। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी खबरें थी कि ये प्लेयर यहाँ जाएगा, वो प्लेयर वहां जाएगा, ये इसको ट्रेड करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे, फलाना ढिमकाना। चलो फाइनली अब वो जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही थी रिपोर्ट्स के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, वो आना बंद हो जाएंगी। बट आज एक बेहतरीन ऑक्शन हमको देखने को मिला। सारी टीम जो थी टेबल पे थी, कुछ टीम्स के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, कुछ टीम लिमिटेड बजट में आई थी। मगर जो मतलब ऑक्शन देखने का मजा होता है ना, वो एक बार फिर से हमें देखने को मिला। कुछ ऐसी स्टील बाइज हुई जो मतलब लगा देख के भाई कि सामने वाली टीम के तो मतलब किस्मत ही खुल गई कि इतना बड़ा प्लेयर उनको इतने सस्ते में मिल गया। और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी खरीदे गए कि भाई आप माथा पकड़ लोगे और आप ये सोचोगे भाई कि ये खिलाड़ी बिका तो बिका क्यों, और इसका पर्पस क्या है। क्या जो फ्रेंचाइज ओनर थे वो ब्लैकआउट हो गए थे या जो भी हुआ। ये सब तो देखो मजा आता है जब आप ऑक्शन देखते हो, क्योंकि हर एक जो ओनर होता है ना वो अपनी रणनीति के साथ आता है। लेकिन जब बाजी आती है ऑक्शन टेबल पे तो आपकी सारी की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं और जिसका एक एग्जांपल हमें आज के इस ऑक्शन में भी देखने को मिला। उस पर हम आगे बात करेंगे। बट बहरहाल दोस्तों, सारी टीम जो है उनके स्क्वाड कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहले आपको बताएंगे कि भाई कौन से प्लेयर्स खरीदे गए, उसके बाद हम बताएंगे टॉप 22 क्या आती है, फिर स्क्वाड क्या है और क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो हर एक चीज पे बात करेंगे। फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस और रिव्यू, और एक एक करके आपको बताते हैं। और शुरुआत दोस्तों करते हैं कि भाई किस टीम ने कौन से प्लेयर्स को खरीदा, कितने में खरीदा। तो माफ करिएगा। शुरुआत जो होगा दोस्तों वो होगा हमारी प्यारी चेन्नई सुपर किंग्स के बाद से, क्योंकि भाई चेन्नई सुपर किंग्स से ही शुरू करेंगे। तो अगर ऑक्शन की बात करें तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल मिला के 9 खिलाड़ियों पे मतलब अपने दाव लगाए हैं। और इस बार ना जो ऑक्शन हुआ उसमें मतलब एक चीज थोड़ी सी अलग देखने को मिली, और वो चीज दोस्तों थी कि भाई जो चेन्नई सुपर किंग्स था उसने मतलब उनकी जो फिलॉसफी सालों साल से चली आ रही थी उसको एकदम से बदल के रख दिया। वो कहते हैं ना कि एकदम इन्होंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। हालांकि एकदम चीजें नहीं हुई हैं, क्योंकि पिछले एक दो सीजन से जो चेन्नई सुपर किंग्स का हाल था उसने कहीं ना कहीं इनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई आप कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा और बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और वो चीज हमें देखने को मिली, क्योंकि माफी है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार ना नए घोड़ों पे दाव लगाया। अमूमन क्या होता था कि जो चेन्नई सुपर किंग्स थी वो जानी जाती थी भाई कि जो पके पकाए खिलाड़ी है उनके साथ जाने के लिए। इसीलिए इस टीम को ना डैड्स आर्मी भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत उम्रदराज खिलाड़ी होते थे। एक्सपीरियंस की तरफ ये टीम जाती थी। मगर पिछले 2-3 सीजन से जो हश्र चेन्नई सुपर किंग्स का हो रहा है, शायद उसने मजबूर कर दिया उनको अपनी रणनीति बदलने के लिए। और यही रीजन है कि इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना कि एवरेज एज अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स का निकालोगे तो जो बाकी की 9 फ्रेंचाइज है उसमें शायद सबसे कम इनका निकलेगा। हालांकि चेन्नई से ये चीज एसोसिएट नहीं होती थी, मगर इनके ग्लिम्सेस जो हैं हमको वो पिछले सीजन में मिड सीजन के बाद देखने को मिल गए थे, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष मात्रे का इंक्लूजन किया, उर्विल पटेल का इंक्लूजन किया, यंग डेवल्ड ब्रेविस को टीम में लाए। तो चीजें समझ में आ गई थी भाई कि अब चेन्नई जो है वो फुल ट्रांजिशन की ओर जा रही है। ऑक्शन टेबल पे भी यही नजर आया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने जो अपना दाव सबसे बड़ा खेला है वो दोनों सबसे बड़े दाव उनके युवा चेहरों पे खेले। मतलब ऐसे प्लेयर्स जो अनकैप्ड है और जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं है। पहला दाव दोस्तों कार्तिक शर्मा, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में उनको खरीदा है उन्होंने। अनकैप्ड प्लेयर है ये। और दूसरा दाव खेला है दोस्तों प्रशांत वीर पे। इनको भी दोस्तों 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। मतलब आप समझ सकते हो कि ऑक्शन शुरू होने वाला था, दुनिया भर की बातचीत चल रही थी, हर जगह यही खबर थी कि भाई कैम ग्रीन इतने के बिकेंगे, क्या जॉनी बेयरस्टो को खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या राहुल चाहर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, या फिर टॉम बेंटन हो गए, जैक फ्रेजर मैकगर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। लेकिन कहीं चर्चा नहीं थी भाई कि क्या कार्तिक शर्मा बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, प्रशांत वीर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। लेकिन भाई ऑक्शन टेबल पे ना ऐसे समीकरण बदलते हैं, क्योंकि अब जो है ना मतलब जो गेम है वो थोड़ा डाटा ओरिएंटेड हो गया है। और टीम समझ चुकी है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स पे निवेश करना ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए, क्योंकि लीग इतनी बड़ी हो गई है,
तो युवा जो चेहरे हैं, जो डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारी इंडिया में हो रही हैं, उनमें बराबर परफॉर्म करते आ रहे हैं, उन पर भी दाव लगाना बहुत जरूरी है। तो वही चीज हमें शायद देखने को मिली चेन्नई के खेमे में कि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर चेन्नई के खेमे में सबसे ज्यादा अमाउंट में खरीदे जाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभर के आ रहे हैं। वही दोस्तों राहुल चाहर को इन्होंने खरीदा है 5 करोड़ 20 लाख रुपए में, मैट हेनरी 2 करोड़, अकील हुसैन 2 करोड़। ये दोनों अपने बेस प्राइस में आए हैं, इनके लिए मतलब कोई ऐसी बिडिंग वॉर नहीं हुई। हालांकि राहुल चाहर को लेकर बिडिंग वॉर हुई थी, 1 करोड़ उनका बेस प्राइस था, वो 5 करोड़ 20 लाख में मिल गए चेन्नई को। मैथ्यू शॉट 1.5 करोड़, जैक फोक्स 75 लाख, सरफराज खान 75 लाख और अमन खान 40 लाख। अगर इस पूरे सिनेरियो में आप बात करोगे चेन्नई सुपर किंग्स के, तो स्टील बाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है सरफराज खान की, कि उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपए में सरफराज खान चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गए हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में मतलब आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ी स्टील बाई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से। देखिए क्योंकि सरफराज खान बहुत ज्यादा अंडर रेटेड है। जिस तरीके से दोस्तों सरफराज खान परफॉर्म करते हैं, और जो तरीके से मतलब आप ये मानो कि सरफराज खान काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि रेड बॉल क्रिकेट में कर रहे हैं, मगर वो फॉर्म उनके साथ। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने मतलब ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए हैं, और बहुत बेहतरीन एक हाफ सेंचुरी भी आज या कल शायद लगाई है उन्होंने। तो उसका भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिला है उनको, क्योंकि देखा जा रहा था पिछले कई समय से कि वो टीम में होते थे, स्क्वाड में होते थे तो खिलाए नहीं जाते थे, या फिर स्क्वाड में ही नहीं होते तो कोई खरीदता ही नहीं था। अगर चेन्नई इस बार गई है, उन्होंने रिस्क लिया है, और जरूरी भी है चेन्नई सुपर किंग्स का भाई ऐसे प्लेयर को अपने स्क्वाड में रखना, क्योंकि देखो अब सोचने वाली बात यह है कि रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक बात है भाई सोचने वाली। तो ऐसे में सोचना तो पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। अगर आप स्क्वाड पे नजर डालोगे दोस्तों, तो स्क्वाड आप लोगों के सामने है। मैं स्क्वाड जरा सा ठीक कर देता हूँ ना, तो थोड़ी आप लोगों को सहूलियत हो जाएगी। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना, तो आप बेटर स्क्वाड को देख पाओगे। मुझे तो देख ही रहे हो, मुझे क्या ही देखना। तो बेटर हो जाएगा। रुकी जरा थोड़ा सा समय दीजिए, आपको अभी स्क्वाड पूरा का पूरा क्लियरली विजुअल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म, ये 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 आ गया। हाँ, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए स्क्वाड पे अगर आप नजर मारोगे, एम एस धोनी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, उर्विल पटेल। मतलब अब बैटिंग एक तरह से लग रही है कि बैलेंस बैटिंग है चेन्नई सुपर किंग्स की। क्योंकि क्या हो रहा था ना पिछले कुछ टाइम से, ऊपर से डेविन कॉनवॉय के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। आपके ऋतुराज गायकवाड़ भी पिछले सीजन चोटिल हो गए थे, रचिन रविंद्रा एकदम फ्लॉप जा रहे थे, फिर शिवम दुबे को ऊपर भेजा जा रहा था, नीचे भेजा जा रहा था, एम एस धोनी का नंबर फिक्स नहीं था, डेरिल मिचेल भी उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं टीम में ना काफी ज्यादा दिक्कतें थी। अब अगर आप ओवरऑल स्क्वाड पे नजर मारो, तो ओपनिंग की बात करो तो वो सॉर्टेड है। आयुष मात्रे और संजू सैमसन आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। देख आपको ये भी सकते हैं कि हो सकता है भाई ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे ओपन करे, संजू सैमसन 3 नंबर की पोजीशन पर खेलें, क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स के लिए करते हुए आए हैं। तो ऐसे में टॉप 3 में आयुष मात्रे का तो फिक्स है कि वो तो पहले खेलेंगे ही खेलेंगे। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन का ऊपर नीचे हो सकता है। 4 नंबर की पोजीशन के लिए इनके पास डेवल्ड ब्रेविस बेस्ट बैट्समैन है। उसके बाद 5 नंबर पे सरफराज खान को खिलाया जा सकता है। कार्तिक शर्मा, जिन पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद वो आपको ऊपर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ जाओगे, तो ऑलराउंडर सेक्शन में भी आप नजर मारो तो मतलब काफी जो बॉक्सेस है उन्होंने टिक किए हैं। अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन को अपने पास रखा है, रामकृष्ण घोष हैं, हालांकि इतना रेनाउंड नाम नहीं है। बाकी प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉट को इंक्लूड किया है, अमन खान, जैक फोक्स और शिवम दुबे। ये ऑलराउंडर सेक्शन हो गया। बॉलिंग में तो देखिए एकदम चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चाहर। तो मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो कुछ बॉक्सेस तो टिक किए हैं। खलील अहमद एक लेफ्ट आर्म पेसर है, इंडियन बॉलर है, अच्छी चीज है। बाकी नेथन एलिस प्राइम फास्ट बॉलर, और उनके बैकअप के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैट हेनरी को टीम में शामिल किया गया है। वही नूर अहमद के साथ एक लेग स्पिनर की आप बात करो तो राहुल चाहर को टीम में रखा गया है। और अकील हुसैन भी अच्छे स्पिनर है।
तो ओवरऑल ये जो चेन्नई की साइड है ना गाइस, ये एकदम बैलेंस नजर आ रही है। कहीं से मतलब आप ये नहीं कह सकते कि चेन्नई की इस टीम में कोई भी कमी है। अब चलिए वापस से चलते हैं और अब नजर मारते हैं अपनी अगली टीम पे, जो कि है भाई दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स का क्या सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है कि भाई जो दिल्ली कैपिटल्स है उसने किस तरह का मतलब बाई की है बिडिंग वॉर। बाकी दिल्ली कैपिटल्स में जाने से पहले मैं कह दूं, जो उनके साथ जो मेंबर्स आते हैं ना भाई, कमाल के बंदे हैं। ऑक्शन टेबल पर जब जब उनको देखो, मतलब यार उनका काम ही ये रहता है कि प्लेयर की कीमत बढ़ाओ और बैक ऑफ कर दो। मतलब जो प्लेयर 1 करोड़ में जाने वाला हो उसको 6 करोड़ में बिकवा देते हैं। ये मजा आता है देखने में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से। तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी मतलब अपनी जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई है, यानी 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है, वो खरीदा है भाई आकिब डार को। जम्मू कश्मीर से ये आते हैं, 30 लाख इनका बेस प्राइस था। अनकैप्ड फास्ट बॉलर है और उनमें निवेश किया है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरा जो ऑप्शन है ना अनकैप्ड प्लेयरों के लिए मतलब पैसों की बारिश करके गया है, तो कहना गलत नहीं होगा। आकिब डार, और कहीं ना कहीं युवाओं को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस आकिब डार में इन्वेस्ट किया है। बाकी पथुम नसंका 4 करोड़ रुपए में, काइल जेमिसन 2 करोड़, लुंगिसारी एनगीडी 2 करोड़, बेन डकेट 2 करोड़ उनके बेस प्राइस है। मतलब अगर भाई वो बोलते हैं ना कि किसी की मनोकामना पूरी हो रही थी, तो वो भाई दिल्ली कैपिटल्स की पूरी हो रही है। क्योंकि अब आप देखो ना, हर प्लेयर इन्होंने ज्यादातर बेस प्राइस पे ही खरीदा है, और वो भी ऐसे कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम है। मतलब बिडिंग वॉर में ये आकिब डार और पथुम निशंका के लिए ही गए हैं। उसके अलावा काइल जेमिसन 2 करोड़ बेस प्राइस, 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने ले लिए। लुंगिसानी एनगीडी 2 करोड़ बेस प्राइस, 2 करोड़ में इन्होंने बिडिंग वॉर जीती। बेन डकेट 2 करोड़ बेस प्राइस, 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के पास। डेविड मिलर 2 करोड़ बेस प्राइस, 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। पृथ्वी शॉ 75 लाख बेस प्राइस, 75 लाख में उनको मिल गया। और साहिल पारक 30 लाख बेस प्राइस, 30 लाख में उनको मिल गया। मतलब अगर एक्चुअल में किसी ने इस ऑक्शन में बाजी मारी है मेरी नजर में, तो भाई वो दिल्ली कैपिटल्स है। क्योंकि इतने बड़े बड़े ये नाम हैं, और सारे नाम अगर इनको बेस प्राइस में मिले हैं भाई, तो कहीं ना कहीं बड़ी गेम खेल गई यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स। और शायद बाकी टीम्स ने ना ये टैक्टिक्स यहाँ पर मिस तो कहीं ना कहीं दोस्तों करी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, तो मुझे शायद नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स बेस प्राइस पे इतने सारे प्लेयर्स खरीद के ले जाती। अगर स्टील वाइज से कोई अवार्ड मिलेगा ना इस साल, तो भाई वो जरूर से जरूर दिल्ली कैपिटल्स को देना चाहिए। क्योंकि तगड़ा गेम खेले गई है दिल्ली कैपिटल्स। अब जरा दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड पे एक नजर आप लोग मार लो तो सॉरी, स्क्वाड की दोस्तों बात की जाए, तो केएल राहुल, करुण नायर, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरल, क्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, बेन डकेट, पथुम निशंका, साहिल पारख। अब आप ये देखो ना कि बैटिंग ऑर्डर पे आप एक बार जरा नजर मारिए। केएल राहुल कैप्ड इंडियन बैट्समैन फिक्स है। उसके बाद जेक फ्रेजर मैकवर, मतलब ओपनिंग में इनके साथ इतनी दिक्कत थी ना, इन्होंने फाफ डुप्लेसिस को ट्राई किया, जेक फ्रेजर मैकगर को ट्राई किया, इन्होंने अभिषेक पोरेल को ट्राई किया, इन्होंने ट्राई किया केएल राहुल को, जोड़ी चली नहीं। 3 नंबर पे करुण नायर को ट्राई किया, वो भी एक आधा मैच चले, उसके अलावा चले नहीं थे। तो ऐसे में ओपन के लिए मतलब इनके पास अब बहुत ही शानदार ऑप्शन है। पृथ्वी शॉ इंडियन बैट्समैन ओपनिंग के लिए बेहतरीन, फिर पथुम निशंका जो कि प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं, बेन डकेट इंग्लैंड के लिए ओपन करते हैं। तो मतलब ओपनिंग कब सॉर्टेड है। जो आपको अभिषेक पोरल के ऊपर एक डिपेंडेंसी पड़ती थी जबरदस्ती, इन्हीं के साथ जाना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था तब दिल्ली कैपिटल्स के पास। मगर इस सीजन ना इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है ओपनिंग की। अगर मैं बात करूं, केएल राहुल भी ओपन कर लेते हैं, करुण नायर भी ओपन कर सकते हैं, पृथ्वी शॉ भी ओपन कर सकते हैं, पतुम निशंका भी ओपन कर सकते हैं, बेन डकेट भी ओपन कर सकते हैं। वही अगर आप फिनिशर की बात करोगे, तो अब इतने ओपन के ऑप्शन है, तो केएल राहुल पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा कि किसी मैच में ओपन करना है, किसी मैच में मिडिल ऑर्डर में खेलना है। केएल राहुल अब खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि खुद केएल राहुल है नीचे खेलने के लिए, फिर क्रिस्टन स्टफ से नीचे खेलने के लिए, डेविड मिलर है नीचे खेलने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधवी तिवारी, खैर इनका तो उतना नाम नहीं, आकिब दार और नीतीश राणा को भाई ट्रेड के जरिए वापस लिया है दिल्ली कैपिटल्स ने। और आकिब दार कैमियो खेल सकते हैं, प्लस बॉलिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज देंगे। तो मतलब
अगर कोई टीम इस समय ऑन पेपर सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है तो अगर दिल्ली कैपिटल्स को आप कहें, हालांकि भी बाकी टीम्स पे भी हम आएंगे, मगर दिल्ली कैपिटल्स भी कम खतरनाक दोस्तों नहीं लग रही है ऑन पेपर। वहीं बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, लुंगीसानी एनगीडी, काइल जेमिसन, कुलदीप यादव। तो मतलब इस बार के ऑक्शन में ना कोशिश इन्होंने ये करी है कि एक बॉलर का बैकअप लेके चल रही है। अगर लुंगीसानी एनगीडी को इंजरी होती है, काइल जेमिसन उनका बैकअप है। मिचेल स्टार्क अवेलेबल है तो टी नटराजन उनका बैकअप है। दुष्मंता चमीरा को दिक्कत है तो मुकेश कुमार बैकअप, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, आकिब दार है। तो मतलब विप्रस निगम है। ओवरऑल बहुत सॉलिड टीम दिखाई दे रही है। बात अब घूम फिर के यही हो जाएगी कि इनके पास भी ना वो वाली दिक्कत हो सकती है भाई, कि प्लेंटी वाली जो सिचुएशन होती है ना वो इनके साथ भी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है और प्लेइंग 11 बनाने में ना अब और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुजरात टाइटंस में नजर मार लेते हैं भाई कि गुजरात टाइटंस ने क्या किया इस बार ऑप्शन में। सिर्फ 5 खिलाड़ियों पर दाव लगाया और उसका रीजन भी था कि बजट ज्यादा था नहीं। इन्होंने जेसन होल्डर के लिए बिडिंग वॉर खेली और बिडिंग वॉर जीते। 7 करोड़ में उन्होंने जेसन होल्डर को अपने नाम। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि भाई जेसन होल्डर में ऐसा क्या है तो 7 करोड़ रुपए जेसन होल्डर को दे दिए गए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये वाला साल गया है ना, इसमें जेसन होल्डर ने बैटिंग से जो पावर दिखाई है वेस्ट इंडीज के लिए या फ्रेंचाइज क्रिकेट में, कितने लंबे लंबे छक्के मारे हैं जेसन होल्डर ने। मतलब वही रीजन है कि आज जेसन होल्डर के पीछे गुजरात टाइटंस इतनी बुरी तरीके से पड़ा था। बाकी उन्होंने टॉम बेंटन को खरीदा, बाद में खरीदा एंड में 2 करोड़ रुपए में, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड और पृथ्वीराज यारा। चक्कर ये है ना कि मतलब बहुत सारे प्लेयर इन्होंने रिलीज नहीं किए थे, तो ज्यादा प्लेयरों की जगह थी नहीं इनके पास, इनका बजट भी उतना था नहीं। उसके बावजूद अच्छी डील मिली इन्हें जेसन होल्डर और आपके टॉम पेंटन के लिए। बाकी ल्यूक वुड लिए हैं पर मुझे नहीं लगता शायद उतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जरा आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई इन्होंने तो भर भर के शॉपिंग करी है, 13 खिलाड़ी खरीदे हैं और अच्छे रुपए खर्च किए खिलाड़ियों पे। कैम ग्रीन जिनकी बात चल रही थी कि भाई इन पे तो मतलब लगेगी बोली, और इन्होंने भी दिमाग खेला, दिमाग के खेला कि एज अ बैट्समैन खुद को इन्होंने रजिस्टर किया। क्योंकि क्या होता है जो बैट्समैन होते हैं ना वो मतलब उनको शॉट उनका पहले होता है, और कोशिश यही है कि भाई अगर आप पहले 1 2 3 में आ जाते हो तो ज्यादा पैसे होते हैं फ्रेंचाइज के पास, तो भर भर के मतलब वो होते हैं झोली भर भर के खर्च करते हैं बिना देखे हुए। तो वाला हिसाब किताब हुआ और फायदा हुआ। कैम ग्रीन खरीदे गए 25 करोड़ 20 लाख रुपए में। हालांकि बेस प्राइस तो 2 करोड़ था, पर यह है कि इनको मिलेगा 18 करोड़ रुपए ही, क्योंकि मेगा ऑक्शन जो हुआ था पिछले साल उसमें उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था, मिनी ऑक्शन में रजिस्टर करवाया है। तो ऐसे में रूल कर दिया है बीसीसीआई ने कि भाई मिनी ऑक्शन में जो खिलाड़ी डायरेक्ट अपने आप को रजिस्टर करवाएगा उसको सिर्फ मैक्सिमम उतने अमाउंट तक का ही पैसा मिलेगा जो एक रिटेंशन में मैक्सिमम अमाउंट होती है, जो कि है 18 करोड़ रुपए। तो यानी 25 करोड़ 20 लाख में सिर्फ 18 करोड़ कैम ग्रीन को मिलेंगे। बाकी का जो अमाउंट है वो जाएगा बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में, जिसका यूज वो प्लेयर के ग्रूमिंग करने में करने वाली है। मतीशा पथिराना 18 करोड़, मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख, तेजस्वी सिंह अनकैप्ड प्लेयर हैं उनको 3 करोड़ में खरीदा गया। रचिन रविंद्रा 2 करोड़ बेस प्राइस पे मिल गए। फिन एलन 2 करोड़ बेस प्राइस पे मिल गए। टिम साइफर्ट 1.5 करोड़ में मिल गए बेस प्राइस पे। आकाशदीप 1 करोड़ बेस प्राइस पे। राहुल त्रिपाठी 75 लाख। दक्ष कामरा 30 लाख। सार्थक रंजन 30 लाख। प्रशांत सोलंकी 30 लाख और कार्तिक त्यागी 30 लाख। तो मतलब स्टीलिंग की मैं बात करूं तो भाई दिल्ली कैपिटल्स की जहां मैं तारीफ कर रहा था, केकेआर की भी मैं तारीफ करूंगा कि हालांकि देखो बजट बहुत है केकेआर के पास, बट फिर भी स्टील बाई इनको भी अच्छी खासी मिली है। अब जरा टीम पे नजर मारते हैं केकेआर की टीम का क्या सूरत हाल है ना, तब चीजें क्लियर होंगी। गुजरात की टीम मैंने मिस कर दी, उस पर भी आएंगे। देखिए अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, मनीष पांडे, कैम ग्रीन, राउमन पॉवल, टिम साइफर्ट, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह, फिन एलन। एक चीज तो तय है कि कैम ग्रीन टॉप 3 में ही खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर ओपनिंग की आप बात करोगे ना तो एक तो अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन है। अब उनके साथ ओपन करने में कैम ग्रीन भी आ सकते हैं, अंकुश रघुवंशी भी आ सकते हैं, फिन एलन जो है वो भी ओपनिंग के लिए अच्छी चॉइस है, राहुल त्रिपाठी भी ओपनिंग करते हैं, टिम साइफर्ट भी ओपनिंग करते हैं। तो एक पिछले साल जो ओपनिंग का मसला था ना केकेआर के साथ कि भाई ओपनर इनको नहीं मिल रहे थे, इन्होंने डिकॉक को ट्राई किया,
रहमानुल्लाह गुरबाज को ट्राई किया रहाणे के साथ, दोनों फ्लॉप चले गए। क्योंकि पहले क्या था इनके साथ, सुनील नारायण के साथ फिल सॉल्ट ओपन कर रहे थे, तो बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन सुनील नारायण से भी ओपनिंग ट्राई करवाई जा रही है, पर वो उतना अच्छा अब काम नहीं आ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि इस साल प्लान में चेंज हो और सुनील नारायण शायद अब आपको ओपन करते हुए ना दिखाई दे, फ्रेश जोड़ी दिखाई दे, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद अजिंक्य रहाणे और उनके साथ टिम साइफर्ट या फिन एलन में से कोई एक ओपन करता हुआ दिखाई देगा। बाकी रोमन पॉवेल भी हैं जो शायद आंद्रे रसल की जो कमी है वो पूरी करने की कोशिश करें। ऑलराउंडर सेक्शन में अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्रा, रमनदीप सिंह। तो रचिन रविंद्रा का जो एक एडिशन है ना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है केकेआर को। वहीं बॉलिंग पे बहुत ध्यान दिया केकेआर ने, क्योंकि पहले क्या था, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा के ऊपर टीम बहुत ज्यादा रिलाई करती थी, पर इस बार मथीशा पथिराना को स्क्वाड में उन्होंने रखा है, कार्तिक त्यागी को स्क्वाड में रखा है, मुस्तफिजुर रहमान को परचेज किया है, आकाशदीप को परचेज किया है, और उमरान मलिक तो है ही इनके पास, हालांकि पिछले सीजन चोटिल थे, इस सीजन वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबूत है, फास्ट डिपार्टमेंट भी मजबूत है, बैटिंग भी मजबूत है। हालांकि देखो ऑन पेपर सब मजबूत रहता है, पता तब चलता है जब टीम्स ना खेलने उतर। गुजरात टाइटंस की बात कर लें तो हम आपसे बता ही चुके हैं। बाकी लखनऊ सुपर जायंट, भाई इनकी मैं बात जरूर करूंगा, क्या ही काम किया। मतलब एक समय ऐसा लगा कि भाई वाह, क्या काम कर गई लखनऊ सुपर जायंट, जब इन्होंने ऑनरिक नॉर्किया को 2 करोड़ बेस प्राइस पे लिया, वनिंदु हसरंगा को 2 करोड़ बेस प्राइस पे लिया। मतलब ऐसा लगा कि भाई कमाल कर दिया। उसके बाद अक्षत रघुवंशी के पीछे उन्होंने मतलब बिडिंग वॉर खेली, 2 करोड़ में अनकैप्ड प्लेयर को लेकर, बहुत सही जा रहा था। पर अचानक इनको क्या सूझा भगवान जाने। जैसे पिछली बार इन्होंने शमार जोसफ को भाई राइट टू रिटेंशन का कार्ड यूज करके अपनी टीम में रख लिया, फिर उसको खिलाया भी नहीं। सेम कुछ ऐसे ही कर गए गोइंका साहब। जॉश इंग्लिश फिर उन्होंने पहले ही बता दिया था, शायद 6 मैचेस के लिए अवेलेबल है, उन्होंने अवेलेबिलिटी दे दी थी पहले ही। उसके बावजूद भाई उस बंदे को 8 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। क्यों खरीदा है, किस लिए खरीदा है, भगवान जाने, मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। पर जो कुछ है आपके सामने है। बात करें मुंबई इंडियंस की, तो भाई मुंबई इंडियंस के पास बहुत कम बजट था, उसके हिसाब से भाई 5 प्लेयर खरीद के ले गए वो। उसमें क्विंटन डिकॉक स्टील भाई, बेस प्राइस 1 करोड़। 1 करोड़ में क्विंटन डिकॉक बिक गया यार। मतलब वो भी तब जब वो इतने क्रंच फॉर्म में चल रहे हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, अभी एक मैच में शायद 100 मारी है या कुछ 90 कुछ रन बनाए हैं, अभी अभी क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए यार। फिर भी किसी का ध्यान ही नहीं था। खैर अब तो बढ़िया हो गया ना, रायन निकल्टन इनके पास, क्विंटन डिकॉक इनके पास, दोनों लाइक टू लाइक प्लेयर हैं, जिसको मर्जी उसको खिलाओ। फिर मयंक रावत और अथर्व अनकोलेकर, क्या है, अनकोलेकर, मोहम्मद इजहार और दानिश मालेवार। मतलब ज्यादा देखो बजट था नहीं, स्लॉट्स भी इनके पास है नहीं उतने, तो इसलिए डोमेस्टिक प्लेयर्स खरीदे। वैसे क्विंटन डिकॉक है जो तगड़ा ये खरीद के ले गए। बाकी पंजाब किंग्स, बहुत ज्यादा जगह थी नहीं, बहुत ज्यादा पैसे थे नहीं, बट भाई खरीदे प्लेयर इन्होंने भी तगड़े। बेन डॉर्शियस 1 करोड़ बेस प्राइस था, 4 करोड़ 40 लाख में खरीदा इन्होंने। इस प्लेयर को ना मैं दिली तमन्ना थी मुझे कि ये बिके भाई। इतना अंडर रेटेड प्लेयर है ये बेन डॉर्शियस। मुझे याद है 2023 में के वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था ना, उसमें T20 सीरीज में मैंने बेन डॉर्शियस को पहली बार देखा था। और ये प्लेयर बेहतरीन बॉलर है भाई, डेथ का तो शानदार बॉलर है। और पंजाब किंग्स की पिछले साल जो दिक्कत थी कि जब लोकी फर्ग्यूसन जो थे वो चोटिल हो गए थे, और उसका खामियाजा भुगता था पंजाब किंग्स ने, जिसकी वजह से शायद वो आईपीएल की ट्रॉफी उनसे दूर चली गई, कि एक फास्ट बॉलर की कमी थी, वो बेन डॉर्शियस के रूप में इन्होंने पूरी करी है। और अगर इनको मौका मिला तो जरूर प्रूफ करेंगे। दूसरा भाई कॉपर कॉनोली, 2 करोड़ बेस प्राइस था, 3 करोड़ में बिके हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। विशाल निषद के बारे में मैंने इतना सुना नहीं है। प्रवीण दुबे ठीक ठाक प्लेयर है, आगे परफॉर्म कैसा करते हैं वक्त बताएगा। राजस्थान रॉयल्स ने भी खूब शॉपिंग करी है भाई, लोगों 9 प्लेयर्स खरीदे हैं। रवि बिश्नोई, एज एक्सपेक्टेड था कि राजस्थान इनके पीछे जाएगी जाएगी जाएगी, और गई। हालांकि बेस प्राइस 2 करोड़ था और 7 करोड़ 20 लाख में खरीदा इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने। एडम मिलने को भी खरीद लिया 2 करोड़ 40 लाख में। रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, ब्रजेश शर्मा, अमन राव पेराला, विघ्नेश पुथूर, यश राजा पुंजा। मतलब इस बार ना राजस्थान रॉयल्स ने स्पिन पे बड़ा फोकस किया। विघ्नेश पुथूर को अपने स्क्वाड में शामिल किया, यश राजा पुंजा को अपने स्क्वाड में शामिल किया।
और हैरानी वाली बात यह है कि ये वही विघ्नेश पुतूर हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस खोज के लाई थी, उनका स्क्वाड खोज के लाया था, स्काउट जो होंगे उनके वो, और उन्होंने एक मैच भी जिताया था मुंबई को, और अच्छी खासी डिसेंट बॉलिंग करी थी, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं करी थी। उसके बाद जाने दिया, नहीं खरीदा, पता नहीं क्या था, बट राजस्थान रॉयल्स के मजे मजे हो गए भाई कि अच्छे खासे स्पिनर मिल गए, एडम मिलने के रूप में एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल गया, कुलदीप सेन उनको वापस मिल गए, गन पेसर है वो भी इंडिया के, ओवरऑल अच्छी बाई गई। वही अगर आप आरसीबी की बात करोगे तो आरसीबी ने भी देखो क्या होता है, जैसे पिछली बार सब मजाक उड़ा रहे थे ऑक्शन के बाद आरसीबी का कि भाई पैसे बचा के घर ले जाओगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, मगर आरसीबी ने भाई बहुत अच्छा काम किया है इस बार, फिर से स्मार्ट मतलब ऑक्शन जिसे बोलते हैं ना वो खेल के गई है आरसीबी। वेंकटेश अय्यर 2 करोड़ बेस प्राइस था, 7 करोड़ में गए हैं और आरसीबी ने लिया है। अब सब पूछेंगे क्यों लिया है, तो भाई इन्हें कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल के बैकअप के रूप में लिया था, लिया गया है। ये भी हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल की जगह वेंकटेश अय्यर अब आपको खेलते हुए ज्यादा दिखाई दे। जेकब डफी T20 में बहुत शानदार बॉलिंग है, इंटरनेशनल में भी रिसेंटली इनके जो रैंकिंग वगैरह काफी अच्छी है, और बेस प्राइस में मिलकर बहुत अच्छे बॉलर, और ये भी एक तरीके से रिप्लेसमेंट के ही तौर पे है कि बाई चांस मान लीजिए जॉस हेजलवुड को इंजरी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, वहां बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जॉर्डन कॉक्स लिए हैं 75 लाख में, कनिष्क चौहान बेस प्राइस 30 लाख, विहान मल्होत्रा 30 लाख, विक्की ओस्टवाल युवा प्लेयर है, काफी नाम सुना है डोमेस्टिक सर्किट में इनका, 30 लाख, सात्विक देसवाल 30 लाख, मतलब स्मार्ट बाई करी है। वेंकटेश अय्यर पर ज्यादा पैसा दिया है, बाकी जेकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, क्योंकि जगह ज्यादा थी नहीं, ऑलरेडी इनकी प्लेइंग 11 देखो फिक्स है, बट ये होता है कभी कभार मान लो जैसे रजत पाटीदार इंजर्ड प्रोन प्लेयर है, जॉस हेजलवुड इंजर्ड हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दौरे कमिटमेंट की वजह से नहीं खेलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बैकअप के तौर पर इन प्लेयर्स को लिया गया है। बाकी हैदराबाद शुरू में तो इतना तो इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन बाद में आई तो बड़ा खतरनाक तरीके से आई, और सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने खर्च किए हैं लियाम लिविंगस्टन पे, 13 करोड़ रुपए, मतलब जहां पहले जो पूल आया था उस समय लियाम लिविंगस्टन अनसोल्ड गए थे, और पंजाब किंग आरसीबी ने छोड़ा था लिविंगस्टन को, क्योंकि लिविंगस्टन ने कुछ खास किया नहीं उनके लिए। पर भाई हैदराबाद का शायद जिस हिसाब से वो गए थे ना बिडिंग वॉर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हैदराबाद को चाहिए थे लियाम लिविंगस्टन, इसीलिए शायद वो उतना पीछे पड़े हुए थे। खैर जो भी हो, 13 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन हैदराबाद में जा चुके हैं। जैक एडवर्ड्स अच्छी बाई है 3 करोड़ में, सलील अरोड़ा, शिवम मावी, क्रेंस सुलेत्रा, प्रफुल हिंगे, अमित कुमार, ओंकार तारमाले, साकिब हुसैन और शिवांग कुमार, मतलब ओवरऑल हैदराबाद के पास देखो बहुत ज्यादा बजट नहीं था, पर ठीक ठाक बजट था कि वो और शायद एक दो प्लेयर्स ले सकते थे, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट ना, एक आधा थोड़ा सा अच्छा स्पिनर रख सकते थे अपने पास, और एक आधा एक्सप्रेस गन फास्ट बॉलर भी ये ले सकते थे। वहां शायद मुझे ऐसा लगा कि हैदराबाद ने चूक करी है बॉलिंग में, क्योंकि हैदराबाद के पास बॉलर्स कौन है एक बार मैं जरा चेक कर लूं, फिर आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद बॉलिंग में, देखिए बैटिंग तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, ऑनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, हर्षल पटेल ऑलराउंडर, कविंदु मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स, शिवांग कुमार, लुटेरा, लियाम लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, जिसान अंसारी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, शिवम मावी, प्रफुल्ल हिंगे, अमित कुमार, ओंकार तिरमाले। अब देखो इनके साथ दिक्कत पता है क्या, इनके पास इंडियन कोई गन फास्ट बॉलर की कमी है, वो बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑनिक क्लासिन एक, ट्रेविस हेड 2, पैट कमिंस 3, ये 3 प्लेयर तो कंफर्म है कि ये प्लेइंग 11 में रहेंगे। अब रही बात एक फॉरेन प्लेयर की, ठीक है, अब फॉरेन प्लेयर में आपने अगर लियाम लिविंगस्टन को लिया है तो आप लियाम लिविंगस्टन के साथ जाओगे, और लियाम लिविंगस्टन को लिया क्यों है, क्योंकि नीचे में इनके पास फिनिशर की कमी नजर आ रही थी। इन्होंने अभिनव मनोहर को ट्राई किया, वो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, कमिंडू मेंडिस को ट्राई किया, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ऐसे में अगर लियाम लिविंगस्टन खेलते हैं तो चारों फॉरेनर्स स्लॉट भर गए। अब पेसर की भूमिका कौन निभाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। एक तो चलो पैट कमिंस हो गए, फिर गन पेसर कहां से लेके आएंगे ये, शिवम मावी के भरोसे अगर जाएंगे तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें हो, बाकी हर्षल पटेल देखिए ठीक है बॉलर है, पर वो गन पेसर नहीं। दूसरा, स्पिन डिपार्टमेंट में भी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस अब नहीं है। जिशान अंसारी ठीक है अच्छे बॉलर हैं, पर आप वो उम्मीद नहीं कर सकते जो काम राहुल चाहर करके दे सकते। बाकी फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी को रिलीज किया था, तो मैं भी शायद शिवम मावी को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया है। बाकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते, ये बात तो स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ।
बाकी दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल ऑक्शन। बहुत ज्यादा स्मार्ट बाइज हुई हैं, स्टील बाइज हुई हैं और मजेदार ऑक्शन रहा। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग ऑक्शन रहा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भाई कुछ ऐसे थे बाइज जिसको देख के थोड़ा सर पकड़ लिया था, जैसे वो अपने एलएसजी वाली बाई थी कि भाई जॉश इंग्लिश पे क्यों आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो। हाँ ये हो सकता है भाई वो भी शायद मुंबई इंडियंस की तर्ज पे जा रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर चोटिल थे, फिर उन्होंने रखा कि मुझे एक तरफ से बुमराह एक तरफ से आर्चर चाहिए, शायद वाली चीज होगी। उसके अलावा तो मुझे कुछ लगा नहीं। बाकी दोस्तों ये था कि अपना ऑक्शन जो है वो हो चुका है। रिव्यू की बात करो तो शानदार ऑक्शन हुआ, मजेदार बाइस हुई, टीम में स्ट्रांग लग रही है और जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है कंपटीशन बहुत नेक टू नेक हो रहा है, खतरनाक लेवल का। बाकी दोस्तों आपके इस ऑक्शन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रात बहुत ज्यादा हो गई है तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बहुत अननेसेसरी फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरा नाम है तरुण। फिर मिलेंगे एक और किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।